इस वीडियो में हम लोग फूड चेन का डिटेल्ड स्टडी, फूड वेब और एनर्जी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड का स्टडी करेंगे। सबसे पहले फूड चेन पर यहां डिस्कशन करते हैं। फूड चेन के बारे में पहले भी मैं अपनी वीडियोस में डिस्कशन कर चुका हूं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन हो चुका है और यहां पर थोड़ा इसको हम वाइड प्रोस्पेक्ट्स में स्टडी करेंगे। फूड चेन क्या है, इसका क्या रिलेवेंसी है। फूड चेन एक्चुअली इकोसिस्टम में जितने भी जीव हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी जीव हैं, उन सबकी एक दूसरे पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भरता होती है ना। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ईच अदर। दैट रिजल्ट्स इनटू flow of energy within ecosystem from one trophic level to another trophic level. If it is recorded linear interlinkage of the living organism of ecosystem and the flow of the energy, then it becomes food chain. हम उसको क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। बहुत सिंपल भाषा में समझ लेना है कि प्रोड्यूसर है, जिसे हम प्लांट्स कह रहे हैं, ग्रासेस कह रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी गेन करेगा और वहां से अपना एनर्जी को जो उसने मेंटेन किया, प्रोड्यूस किया, फूड का प्रोडक्शन किया, उससे एनर्जी जो मिलती है, फूड के प्रोडक्शन से एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पर हार्बीवोर्स को, जिसमें हम एनिमल्स को काउंट करते हैं। एनिमल्स कौन सा? जैसे गोट हो गया, है ना, बफलोज है, काउज है, हिप्पोपोटामस है, इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, उसमें कंसिडर होंगे हार्बीवोर्स में। तो हार्बीवोर्स के बाद में जो हार्बीवोर्स की एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, है ना। और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी पहुंचेगा वो बहुत कम होगा और जो लास्ट लेवल में पहुंचता है तो एनर्जी और भी कम होती है। इसलिए नंबर ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी ट्रॉफिक लेवल बढ़ने के साथ घटता जाता है। तो फूड चेन में हम समझते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू लीनियर नेटवर्क, फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो होना है। एनर्जी हमेशा एक लेवल से दूसरे लेवल में बहती रहती है ना, फ्लो होती रहती है। फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू लीनियर नेटवर्क लिंकेज ऑफ लिविंग विद इन इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। लीनियर नेटवर्क में अगर क्या कहते हैं, एनर्जी का फ्लो होता है इकोसिस्टम के, तो उस समय उसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। इसमें हम अगर फूड चेन का टाइप्स की बात करें तो फूड चेन का टाइप्स बेसिकली 2 होता है। एक है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग का मतलब चारण पर आधारित आहार श्रृंखला, चारण पर आधारित। तो चरने से, खाने से जो आहार श्रृंखला चरने से प्रारंभ होगी उसको हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन कहेंगे, है ना। इट स्टार्ट्स विद कंजम्पशन ऑफ प्लांट्स एंड ग्रासेस। प्लांट्स और ग्रासेस का, है ना, एनिमल्स के थ्रू कंजम्पशन से स्टार्ट होता है। ये आपका जो क्या कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन है। ग्रेजिंग फूड चेन का जो स्टार्टिंग हो कहां से होगा? घास और प्लांट्स के कंजम्पशन से, है ना। मतलब घास, पेड़ पौधों के उपभोग से प्रारंभ होता है ग्रेजिंग फूड चेन। एग्जांपल अगर लें इसका, तो ग्रास को कंज्यूम करेगा ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को फ्रॉग, ग्रासहॉपर को फ्रॉग माने मेढक कंज्यूम कर लेता है। फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक, है ना, और स्नेक बाय हॉक, एक बर्ड होता है। तो यहां पर ग्रास से एनर्जी कहा जाएगा, ग्रासहॉपर में एनर्जी का फ्लो हुआ। ग्रासहॉपर से एनर्जी का फ्लो कहा जाएगा, न्यूट्रिएंट्स का, फ्रॉग में, और फ्रॉग से स्नेक, और स्नेक के बाद हॉक हो गया। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रास कैटरपिलर, राइट। ग्रास को कंज्यूम करेगा कैटरपिलर, एक एनिमल होता है, इस तरह करके चलता है ऐसे, है ना। तो ग्रास कैटरपिलर, उसके बाद में कैटरपिलर कंज्यूम बाय बर्ड्स, बर्ड्स इसको कंज्यूम करेगा और बर्ड्स को स्नेक, है ना, और स्नेक को अल्टीमेटली हॉक। तो इस तरह से ग्रास से कैटरपिलर में एनर्जी गया, ग्रीन कलर का होता है, कैटरपिलर से बर्ड्स में, और बर्ड से स्नेक में एनर्जी पहुंचता है, और स्नेक के बाद क्या होता है आपका? हॉक में एनर्जी मिलता है। तो ये आप कह सकते हैं यहां पर फाइनल कंज्यूमर के रूप में हो गया, है ना। यहां प्रोड्यूसर कौन है? ओनली ग्रास, ग्रास, है ना। तो जो आपका प्रोड्यूसर है वो ग्रास के फॉर्म में होगा, बाकी सभी कंज्यूमर है।
इसके बाद में डेट्रिटस फूड चेन होता है, डेट्रिटस फूड चेन डेट्रीवोर्स के थ्रू स्टार्ट किया जाता है। डेट्रीवोर्स के थ्रू, डेट्रीवोर्स के अर्थवॉर्म है, वहां से स्टार्ट होगा। अर्थवॉर्म कंज्यूम करता है जो भी सॉइल में मटेरियल होंगे, है ना। स्टार्ट्स विद कंजम्पशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स बाय अर्थवॉर्म्स लाइक ऑर्गेनिज्म। अर्थवॉर्म जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करता है, जैसे ह्यूमस हो गया सॉइल में, पार्शियली डिकम्पोज्ड एनिमल और प्लांट को भी क्या करेगा, ये यहां से जो सॉइल में मिला होगा, स्प्रेडेड होगा, उसको कंज्यूम करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अर्थवॉर्म्स जैसे एनिमल जो भी मिट्टी को खा के, है ना, मिट्टी को कंज्यूम कर सकता है, मिट्टी में पाए जाने वाले जो आपको बैक्टीरिया या ह्यूमस है, डिकम्पोज्ड मटेरियल या पार्शियली और अनडिकम्पोज्ड मटेरियल है, उसको जो कंज्यूम करेगा, वहां से आपको डेट्रीवोरस आपको डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट होता है। स्टार्ट्स विद कंजम्पशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, किसी भी फॉर्म में है, बाय अर्थवॉर्म्स लाइक ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल के रूप में बात करें, सॉइल न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कौन करेगा? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को बर्ड्स कंज्यूम कर लेता है, फ्रॉग भी कंज्यूम करता है ना, फ्रॉग बाय बर्ड बाय स्नेक, है ना, एंड स्नेक बाय ईगल। तो इस तरह से यहां पर आपका ये आपका डेट्रिटस फूड चेन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है, क्योंकि बहुत पॉपुलर टाइप का एक टॉपिक नहीं है। फूड चेन को जनरली ग्रेजिंग से ही लोग एसोसिएट कर देते हैं। यहाँ पर डेट्रिटस को इतना पॉपुलर फूड चेन का टाइप नहीं है, इसलिए यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब फूड चेन का जो मैटर है एक्चुअली, ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पर एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पर हम बात करते हैं तो फूड वेब एग्जिस्ट करता है, फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि एक लीनियर फॉर्म में जैसे ग्रास को ग्रासहॉपर कंज्यूम कर रहा है, तो ग्रास को कैटरपिलर भी करेगा, और इस कैटरपिलर को यहां फ्रॉग भी कंज्यूम करता है, तो एक लीनियर नेटवर्क नहीं बना, है ना। तो एक्चुअल में होता ऐसा ही है, ग्रास को ग्रासहॉपर ही खाएगा, ऐसा कोई डिफाइंड वे नहीं होगा, डिफाइंड मेथड नहीं होगा, है ना। कोई इसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई ऐसा लॉ नहीं है, कोई ऐसा कानून संविधान नहीं है कि, है ना, ग्रास को पहले कैटरपिलर एक जगह की ग्रास को कैटरपिलर खाएगा, एक जगह ग्रास को ग्रासहॉपर, ऐसा नहीं कहीं रूल होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकल ग्राउंड पर व्यवहारिक रूप में फूड चेन का एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन अपनी स्टडी को हम सिंप्लीफाई करने के लिए फूड चेन का इकोसिस्टम के प्रोस्पेक्ट्स में स्टडी करते हैं, है ना। तो एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट करता है? फूड वेब, हिंदी में कहते हैं इसको खाद्य जाल, राइट, इसको कहते हैं हिंदी में खाद्य जाल कहते हैं। और इसको आहार श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो फूड वेब के पॉइंट में हम देखेंगे इंटरलिंकेज ऑफ टू और मोर देन टू फूड चेन्स बिकम फूड वेब, है ना। जब दो या दो से अधिक फूड चेन का इंटरलिंकेज होगा तो उस समय वो क्या बन जाता है? फूड वेब बन जाता है। then it becomes food web, right? Practically there is no existence of food chains. Food chains का existence नहीं होता, अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था। Only food webs are found in the ecosystem. Ecosystem में या बायोस्फीयर में आपको बेसिकली फूड वेब एग्जिस्ट करता है। अगर हम फूड वेब का एग्जांपल लें तो ये बहुत सारे फूड चेन्स को लिंक करके आपको फूड वेब डेवलप होगा। ग्रास इज कंज्यूम्ड बाय ग्रासहॉपर और कैटरपिलर, माउस भी कंज्यूम करता है, और ग्रासहॉपर को हॉक कंज्यूम कर लेता है, एक बर्ड है ना। फिर माउस ने ग्रास को खाया तो ग्रास से एनर्जी माउस में पहुंचता है, और ग्रास से एनर्जी कहां पहुंच रहा है? ग्रासहॉपर के पास। माउस को हॉक कंज्यूम कर ले रहा है, और यहां पर ग्रासहॉपर को भी हॉक कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, माउस इज कंज्यूम्ड बाय कयोटे, है ना। कयोट जो होता है एक्चुअली वुल्फ लाइक एनिमल है ना। वुल्फ लाइक एनिमल है, चार पैर वाला जीव होता है, तो उसे कयोट कहते हैं, है ना। और माउस को ये कंज्यूम कर लेगा, हॉक को भी कंज्यूम कर लेता है, तो हॉक का एनर्जी फ्लो होकर कहां गया? कयोट में गया, ठीक है। और माउस को स्नेक भी कंज्यूम करता है,
स्नेक, राइट। और स्नेक इज कंज्यूम्ड बाय वल्चर, वल्चर इसको खा लेता है ना। और कयोच को भी तो इस तरह से, जो यहां से एनर्जी का फ्लो ग्रास से स्टार्ट हुआ था, वो कई रास्ते से होकर, है ना, कई रास्ते से होकर वल्चर के पास पहुंच रहा है। तो जब इन चेन्स को कनेक्ट कर दिया तो जाल बन गया, यहां पर एक जाल बन गया, यहां एक चेन बना है, ठीक है। इसमें एक चेन, एक लाइन का सिस्टम डेवलप हुआ, लेकिन ये चेन नहीं है, क्या है, ये बहुत सारे इंटरलिंकेज है, कनेक्टिविटी, इसलिए क्या बन जाता है, ये फूड वेब बन जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है इकोलॉजिकल पिरामिड या एनर्जी पिरामिड। ये भी फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के थ्रू ही रन करता है ना। इकोलॉजिकल पिरामिड या एनर्जी पिरामिड, ये फूड चेन से बेसिकली जुड़ा हुआ है, ये फूड चेन है, फूड वेब से। होता क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड या एनर्जी पिरामिड, है क्या? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन showing the flow of energy at each trophic level at the rate of 10%। अगर हम सिर्फ एनर्जी पिरामिड की बात करते हैं तो एनर्जी का जो फ्लो होता है एक ट्रॉफिक लेवल से, जैसे ग्रास से ग्रासहॉपर के पास एनर्जी जाएगा 10% जाएगा, और ग्रासहॉपर से फ्रॉग के पास बचा हुआ 10%, है ना। तो इस तरह से यहां पर जो चेन बन रहा है, आगे इस ग्रास के टोटल का 10% ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर ने जितना कंज्यूम किया उसका, उसके टोटल का 10% फ्रॉग के पास, यही सिस्टम आगे तक डेवलप होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसको, है ना। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कॉमा showing the flow of energy to each trophic level, at each trophic level at the rate of 10%। 10% लॉ भी कहते हैं, 10% लॉ के हिसाब से एनर्जी का फ्लो होता है। और एनर्जी का फ्लो 10% लॉ के साथ होते हुए एक ट्रॉफिक लेवल में जितना एनर्जी है और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ओनली 10% भेजेगा। तो सपोज कर लेते हैं, इसका एक हम ग्राफ बना लेते हैं। इसमें पहले हम लेते हैं बेस में प्रोड्यूसर्स, राइट। बेस में आता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब है कि जो उत्पादक है, जो ऑटोट्रॉफ्स है, जो खुद से एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर्स के पास में जो एनर्जी टोटल डेवलप हो रहा है वो 1000 यूनिट है, किलो कैलोरी कुछ भी मान लीजिए, है ना, कैलोरी किलो कैलोरी। तो 1000 यूनिट एनर्जी प्रोड्यूसर के पास में इसने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके मेंटेन किया। और इसका 10% कितना होगा 1000 का, 100 होगा। तो 100 यूनिट कहां पहुंच जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर के पास, हम हार्बीवोर्स कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर के पास में 100 यूनिट एनर्जी पहुंच जाता है। 10% ऑफ 1000 इज 100, है ना। तो ऐसे में यहां पर क्या हो जाएगा, 100 वैल्यू हो गई। और जब सेकेंडरी कंज्यूमर की बात आती है, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 10% ऑफ 100 इज 10, है ना। 90 कहां रह जाएगा, अपना हीट एनर्जी की फॉर्म में वो रेडिएट हो जाता है, हीट की फॉर्म में रेडिएट हो जाएगा, या उसके सर्वाइवल के लिए यूटिलाइज होता है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर 10% ट्रांसफर हुआ तो 10 यूनिट बचा। भाई अगर लगातार अगर एनर्जी का जो क्वांटिटी है वो घटती जाएगी तो जो ऊपर अपर ट्रॉफिक लेवल में लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसका नंबर भी घटेगा, उसका नंबर ऑब्वियसली घटेगा, है ना। तो 100 यूनिट में से यहां पर हम बात कर लेते हैं 10 यूनिट सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास में, जो कार्निवोर्स होगा। और टॉप कार्निवोर्स जो है, जिसे हम लास्ट कंज्यूमर कहते हैं, है ना, वो आपको उसके पास में 10% का, 10 यूनिट का 10%, राइट। 10 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो 2 जीरो 2 जीरो 1 यूनिट आ जाता है ना। और ये 1 यूनिट एनर्जी कहां पहुंच जाता है, लास्ट कंज्यूमर के पास में। बात सीधी सी ये है कि जो एनर्जी का क्वांटिटी है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल से अपर ट्रॉफिक लेवल की तरफ क्या होगा, घटेगा। अगर हम सबसे नीचे ट्रॉफिक लेवल जो है, जैसे हम प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं, वहां एनर्जी के लेवल ये है, तो आगे चलते हुए एनर्जी के लेवल ऐसे होगा, फिर एनर्जी के लेवल और कम होगा, एनर्जी के लेवल और कम होगा। तो ग्राफ कैसा बन गया, इस तरह से ग्राफ बन गया। एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर lying in 3D with 4 faces, that is called pyramid। उसको हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। तो यहां पर एनर्जी पिरामिड का सिस्टम होता है। अगला बात इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि जो एनर्जी पिरामिड है इन्वर्टेड नहीं हो सकता, इन्वर्टेड नहीं हो सकता, है ना। कि एक
यूनिट यहां है तो आगे चल के 10 यूनिट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो बेसिक ट्रॉफिक लेवल है ना, उसके पास जितनी एनर्जी होगी वो अपर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी निश्चित ही कम ट्रांसफर कर पाएगा या एनर्जी कम फ्लो करेगी, है ना। तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये जो आपका एनर्जी पिरामिड है, इट कैन नॉट बी इन्वर्टेड, है ना। इट कैन नॉट बी इन्वर्टेड, दैट इज द एनर्जी पिरामिड इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। इसको एक सेंस से और समझ सकते हैं आप कि स्नेक का एनर्जी फ्रॉग में नहीं जाएगा, फ्रॉग में, और फ्रॉग का ग्रासहॉपर में, या ग्रासहॉपर का ग्रास के पास, ये उस कंडीशन में जाएगा कि जब ये सभी डेड होंगे, डिकम्पोज होंगे, डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में ऐड होते हैं तो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ग्रास कंज्यूम कर लेगा, दैट इज अनदर थिंग। बट द डायरेक्ट फ्लो ऑफ एनर्जी कैन नॉट टेक प्लेस फ्रॉम फ्रॉग टू ग्रासहॉपर, राइट। तो इसलिए इन्वर्टेड पिरामिड इसका नहीं बन सकता है ना। और एक यूनिट एनर्जी से 10 यूनिट एनर्जी नहीं बन सकती, 10 यूनिट से 100 यूनिट नहीं बन सकती है ना। तो ये सारे सिस्टम है जिसकी वजह से ये इन्वर्टेड नहीं होगा। फिर उसके बाद पिरामिड्स ऑफ, अगर नंबर की बात करते हैं, नंबर इसके लिए रिप्रेजेंट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो पिरामिड्स ऑफ नंबर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली दो तरह का होता है ये, एक अपराइट होता है उठा हुआ ऐसा, और एक इन्वर्टेड होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो अपराइट पिरामिड के लिए हम देखते हैं नंबर्स में कि जो प्रोड्यूसर्स है किसी भी इकोसिस्टम में उसका नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। हम किसी अगर ग्रासलैंड की बात करें तो वहां पर ग्रास के जो है ना रूट्स होंगे, स्टेम्स होंगे, जो ग्रास का नंबर होगा वो हार्बीवोर्स के नंबर से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक ही हार्बीवोर्स, चाहे हम हिप्पो की बात करें, किसी भी तरह का एक एनिमल की बात करते हैं, वो कंपैरेटिवली बहुत सारी ग्रासेस को कंज्यूम करने के बाद उसका पेट भरता है ना। तो ऐसी कंडीशन में प्रोड्यूसर्स का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। सेकेंडली हम बात करते हैं हार्बीवोर्स कंपैरेटिवली कम होगा, हार्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स का नंबर भी घटेगा, और कार्निवोर्स के बाद टॉप कार्निवोर्स का नंबर और कम होगा। तो ये अपराइट पिरामिड किसके लिए है, नंबर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। फिर इसके बाद में हम इन्वर्टेड की बात करेंगे, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ द, है ना, नंबर। तो नंबर के लिए इन्वर्टेड में क्या होगा कि भाई हमने एक ट्री एज्यूम किया कहीं पर ग्रासलैंड में, सवाना ग्रासलैंड लिए, तो यहां पर हमने एक ट्री एज्यूम कर लिया, और उस ट्री में, है ना, जो ट्री है उस पर बहुत सारी बर्ड्स हो सकती हैं, जैसे बनियन ट्री होता है, बनियन ट्री। तो कभी चांस मिले तो बरगद का जो पेड़ है या पीपल का पेड़ है, गर्मी के महीने में कहीं किसी फॉरेस्ट में या कहीं किसी फार्मलैंड रीजन में, जो खेती का क्षेत्र जहाँ खेती करते हैं, वहां पर कभी बरगद का या क्या कहते हैं पीपल का जो पेड़ है ना, बनियन ट्री, पीपल ट्री, वहां पर हम जाके देखेंगे तो गर्मी के महीने में बहुत सारे उसमें बर्ड्स, बेसिकली पैरॉट क्या होता है उसमें बैठा रहता है, और वो उस एक ही ट्री पर बहुत सारे नंबर है, मतलब बहुत सारे लिविंग का, बहुत सारे वहां पर बर्ड्स का उस पर डिपेंडेंसी है, अपना घर बनाया हुआ उसने वहां पर, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्री के बाद में बहुत सारा बर्ड्स होगा, और उन बर्ड्स में बहुत सारे पैरासाइट्स हो सकते हैं, है ना, बहुत सारा उसके पास में पैरासाइट्स हो सकता है जो उसके ऊपर अपना लाइफ को, है ना, मेंटेन कर रहा है। और पैरासाइट्स का भी पैरासाइट्स होता है जिसको हम हाइपर पैरासाइट कहते हैं, है ना, और हाइपर पैरासाइट का नंबर पैरासाइट्स ज्यादा होगा। तो ये जो कंडीशन है, एक ट्री पर आगे नंबर जो है ऑर्गेनिज्म का, लिविंग का, वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम इसको यहां पर कह देंगे इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ नंबर। फिर इसके बाद में पिरामिड्स ऑफ बायोमास, राइट, पिरामिड्स ऑफ बायोमास। जब पिरामिड्स ऑफ बायोमास की बात की जाती है तो पहले हम समझते हैं कि बायोमास है क्या। बायोमास एसोसिएटेड टू ड्राई वेट ऑफ द लिविंग, जो लिविंग है उसका ड्राई वेट। क्यों, क्या कारण है, कारण यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें वाटर कंटेंट वेरी करता है, वाटर का परसेंटेज वेरी करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स के बॉडी में 70% वाटर होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के बॉडी में जो 70% वाटर है वो टोटल बॉडी का है, टोटल बॉडी का 70% है। और अगर इस 70% का अगर हम देखें तो ब्लड में परसेंटेज बढ़ जाएगा, और अगर हम बोन्स की बात करें 70% से काफी ज्यादा होगा, और बोन्स की बात करते हैं तो बोन्स में वाटर का कितना होता है, 30% होता है बोन्स में। तो
ह्यूमन बींग्स या किसी एक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें ही है ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में है ना, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में है ना, यहाँ पर वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है। तो एनिमल का टाइप चेंज होने के साथ, प्लांट्स का टाइप चेंज होने के साथ में वहां वाटर कंटेंट क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए जो बायोमास है, बायो मतलब प्लांट एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास जब हमें द्रव्यमान की बात करते हैं, हिंदी में जैव द्रव्य कहते हैं, तो वो हमें ड्राई लेना होता है, ड्राई वेट, है ना। तो पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास क्या हुआ, इट रेफर्स टू ड्राई वेट ऑफ द लिविंग। ये भी 2 टाइप्स का होगा, पिरामिड ऑफ बायोमास भी 2 टाइप्स का होगा। नंबर 1 है अपराइट, दूसरा इन्वर्टेड। अपराइट की क्या सिचुएशन है, अपराइट में हम यहां अगर सपोज कर ले रेन फॉरेस्ट का, रेन फॉरेस्ट अगर यहां हम एग्जांपल के रूप में ले लें, रेन फॉरेस्ट, राइट। अगर हम रेन फॉरेस्ट यहां पर एग्जांपल के रूप में लेते हैं तो फॉरेस्ट ट्रीज बेसिक लेवल पर आएगा। रेन फॉरेस्ट में तो करीब आप कह सकते हैं 200 फीट 250 फीट के ट्रीज होते हैं, 200-250 फीट के क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं। और उसका द्रव्यमान जो निकल के आएगा, ड्राई वेट बहुत ज्यादा होगा। और उस पर डिपेंडेंट जो हार्बीवोर्स है उसका वेट कंपैरेटिवली कम होगा, और हार्बीवोर्स पर डिपेंडेंट कार्निवोर्स का नंबर कम होता है, साथ में उसका वेट भी कम होगा, और टॉप कार्निवोर्स का नंबर या वेट और कम हो जाएगा। और जब इन्वर्टेड पिरामिड की बात की जाती है तो इन्वर्टेड पिरामिड को हम एक्वाटिक इकोसिस्टम से अगर जोड़ दें, मैरीन इकोसिस्टम या एक्वाटिक से, जो जलीय है या महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो अगर उससे जोड़ा जाए तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन होता है। फाइटोप्लैंक्टन मतलब बहुत छोटी छोटी वहां पर प्लांट्स होंगे, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होंगे, या सीवीड्स ग्रासेस भी होती हैं, उसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होता है। जो प्लांट्स ओशियन में वाटर बॉडी में है उसका ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, जिसे हम फाइटोप्लैंक्टन के नाम से जान सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन इज कंज्यूम्ड बाय जूप्लैंक्टन, उसको जूप्लैंक्टन कंज्यूम करेगा, और जूप्लैंक्टन का जो वेट है वो ज्यादा होगा लेकिन नंबर उसका रिड्यूस होगा। और जूप्लैंक्टन को कंज्यूम करने के लिए नेक्स्ट लेवल पर आता है स्मॉल फिश, है ना। स्मॉल फिश है जो कि जूप्लैंक्टन कंज्यूम करेगा। स्मॉल फिश का नंबर जूप्लैंक्टन से कम होगा, है ना, इसका लेकिन मास क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद में लार्ज फिश की बात करें तो लार्ज फिश का नंबर जो स्मॉल फिश है ना, इसकी कंपेयर बहुत कम होता है, लेकिन मास की जब बात करते हैं तो बहुत ज्यादा है। एक अगर हम मैमल है व्हेल मैमल की बात करते हैं तो व्हेल मैमल का जो वेट है टन्स में होता है, और वो बहुत सारे छोटे छोटे फिश को एक साथ कंज्यूम कर सकता है। लाखों स्मॉल फिश जो होती है 1 किलो 2 किलो की, उसके बराबर उसका अकेले का वेट है ना। तो इसलिए जो ओशियन से एक्वाटिक लाइफ है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपर ट्रॉफिक लेवल के साथ में वेट बढ़ता है, नंबर रिड्यूस होगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ इन्वर्टेड पिरामिड डेवलप हो जाता है बायोमास का, है ना। तो इसी प्रकार से मैं लगातार वीडियोस बनाता रहूंगा, और इसको आप लोग आराम से क्या करें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। मैंने पहले भी कहा है कि वीडियोस आप किसी भी यूट्यूब चैनल से या ऑनलाइन कहीं भी देख रहे हैं, अपने पास में एक कॉपी रखें, और उस कॉपी से मटेरियल को, जो भी कंटेंट आपको मिलता है उसमें अपने कॉपी में नोट करते रहिए, नोट करके उसको लगातार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है इट इज लाइक ओशियन, है ना। और जब आप बार बार पढ़ते रहेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, तो उससे आपको, है ना, बेनिफिट मिलता रहेगा। लेकिन वीडियोस को मात्र देखने से, है ना, वो चीजें रिजल्ट में नहीं है, क्योंकि हमें मेंस भी लिखना है ना। तो मेंस का प्रैक्टिस लिखने से ही आएगा, है ना। तो इसलिए क्या करना है कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं किसी भी चैनल से, उसको जरूर अपना नोट्स के रूप में डेवलप करते जाइए और उसको लगातार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। थैंक्स टू ऑल यू।